फ्रीगंज में एक सैलून के बाहर ड्राइवर को चकमा देकर अज्ञात बदमाश टैक्स कंसल्टेंट की कार से 9 लाख रुपए से भरा बैग चुरा कर ले गया। घटना के समय टैक्स कंसल्टेंट सैलून के भीतर शेविंग करवा रहे थे। माधवनगर थाना पुलिस ने बताया कि महाश्वेता नगर निवासी टैक्स कंसल्टेंट अजेश पिता ओम प्रकाश अग्रवाल गुरुवार को फ्रीगंज स्थित शोमैन सैलून पर शेविंग करवाने के लिए गए थे। इस दौरान उनकी कार सैलून के पास ही खड़ी थी और उसमें ड्राइवर संदीप यादव बैठा था। इस बीच एक बदमाश आया और संदीप से कहा कि आपकी कार से ऑयल टपक रहा है। संदीप ने उसकी बात पर गौर नहीं किया। कुछ ही मिनट बाद एक और बदमाश आया और फिर से कार से ऑयल टपकने की बात कही। बदमाशों ने पहले ही कार के नीचे ऑयल फैला दिया था। इस बार संदीप ने कार से बाहर निकल कर देखा तो कार के नीचे उसे ऑयल नजर आया। इस पर संदीप ने बोनट खोलकर चेक किया। इस बीच बदमाश कार में 9 लाख रुपए से भरा बैग चुरा कर फरार हो गए। करीब 10 से 15 मिनट बाद जब अजय शेविंग करवाकर कार के पास पहुंचे तो घटना का पता चला। माधवनगर थाना पुलिस ने अजय अग्रवाल की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। बदमाशों द्वारा रैकी कर वारदात को अंजाम देने की आशंका है। मैं एक्चुअली मेरे ऑफिस से निकल कर सैलून गया था, क्योंकि मैं कल बाहर आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ। तो गाड़ी में ड्राइवर बैठा था, मैं अंदर कटिंग कराने गया। बाहर जैसे आया तो ड्राइवर ने बोला कि भैया गाड़ी में से बैग गायब है। तो इमीडिएट हम थाने आए। थाने जैसे आया मैं टीआई साहब ने 1 सेकंड देरी नहीं करी और बिल्कुल स्पॉट पे गए और जब से सारी कार्रवाई वो कर रहे हैं अपने व्यवस्थित। और उसमें 7 लाख रुपए कैश रखे हुए थे और 2 लाख रुपए के डॉलर रखे हुए थे। नहीं, ड्राइवर को एक्चुअल में सीट पे बैठा था तो कुछ लोगों ने बोला कि एक व्यक्ति आया पहले, उसने बोला कि भैया आपकी गाड़ी में से ऑयल टपक रहा है। तो उसने बोला यार मेरी गाड़ी तो नहीं है, अभी ऑयल कैसे टपकेगा। तो फिर दूसरा कोई आया, उसने भी यही बोला कि भैया गाड़ी में ऑयल टपक रहा है, आप देखो सही। फिर वो उतरा तो इतनी देर में उसने लॉक नहीं करा होगा, इतनी देर में पीछे से बैग गायब कर गया। माधवनगर थाना अंतर्गत अग्रवाल जी हैं, ये अपनी गाड़ी में 9 लाख रुपए बैग में रख के अपना बाल कटवाने एक सैलून की दुकान में चले गए थे। इसी दौरान इनका ड्राइवर आगे बैठा हुआ था, जिसके पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि आपकी गाड़ी में से ऑयल गिर रहा है। जब ये गाड़ी को देखने के लिए आगे निकले तो उसमें से एक आदमी ने इनकी गाड़ी में से वो बैग निकाल लिया। इसके संबंध में सूचना मिलने पे माधवनगर थाने में मामला दर्ज किया गया। इसमें हमारी साइबर की और क्राइम की टीम है जो एनालिसिस कर रही है। उसमें कुछ फुटेजेस भी क्लियर हुए, कुछ अन्य जानकारी भी हम लोगों को प्राप्त हुई है, कुछ सुराग मिले, शीघ्र ही इसमें सफलता मिलेगी। महाकाल मंदिर में कर्मचारियों और पुरोहितों की नियुक्ति को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। फ्रीगंज निवासी याचिकाकर्ता सारिका गुरु ने जनवरी 2022 में महाकाल मंदिर समिति को आरटीआई के तहत आवेदन दिया था, जिसमें उन्होंने मंदिर परिसर में स्थित 40 मंदिरों में पुरोहित और मंदिर में 300 से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति के बारे में जानकारी मांगी थी। सारिका गुरु ने बताया कि उन्होंने ये जानकारी मांगी थी कि पुरोहित और कर्मचारियों की नियुक्ति किस आधार पर की गई है, इसके लिए क्या मापदंड तय किए गए हैं और किस समाचार पत्र में इसकी विज्ञप्ति निकाली गई है। लेकिन मंदिर समिति ने गोपनीय दस्तावेज का हवाला देते हुए इसके दस्तावेज देने से इनकार कर दिया। इस मामले में सारिका गुरु ने 7 फरवरी को राज्य सूचना आयोग में अपील की है, लेकिन आयोग ने भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए हैं। इसके बाद सारिका गुरु ने नवंबर माह में हाईकोर्ट इंदौर में याचिका लगाई, जिसमें उन्होंने मंदिर प्रशासक और सहायक प्रशासक को नोटिस जारी करने का अनुरोध किया। हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए मंदिर प्रशासक और सहायक प्रशासक को 1 हफ्ते में नोटिस जारी करने का आदेश दिया और सभी से 8 हफ्ते में जवाब मांगा। महाकाल मंदिर प्रशासक गणेश धाकड़ ने कहा है कि उन्हें अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला है और ये मामला हाईकोर्ट का है, इसलिए लीगल टीम इस पर विचार करेगी। मंदिर प्रशासक के द्वारा, जिसमें मैंने ये मांगा गया था कि 1982 से लेकर या उसके पूर्व तक अगर कोई परंपरागत से भी है तो उससे संबंधित कोई कागज होगा, या आपने कोई अपॉइंटमेंट करा है तो उससे संबंधित मुझे दस्तावेज दीजिए, ना कि मुझे सूची चाहिए। तो इन्होंने मुझे दस्तावेज नहीं दिए गए हैं। फिर मेरा दूसरा पॉइंट था इसमें कि अगर मंदिर में आपने कोई कर्मचारी, पुजारी, पुरोहित की भी नियुक्ति की गई है, उससे संबंधित दस्तावेज और मानदेय आप किस तरीके से दे रहे हैं वो भी दीजिए। फिर तीसरा मेरा पॉइंट था कि मंदिर परिसर में जो शासकीय मंदिर है उसको नियुक्त करा है आपने किसी भी जैसे 84 महादेव है, तो 84 महादेव हमारे पूरे उज्जैन शहर में है, गाँव में है, नगर में है। तो गाँव और नगर के दोनों का नियुक्त करने का अधिकार अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा किया जाता है, प्रशासक के द्वारा नहीं। इनके द्वारा ये कहा जाता है कि ये हमारे क्षेत्र में है, इसलिए हम
इनकी नियुक्ति करेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। ये हमेशा एक्ट के बारे में बताते हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि महाकाल मंदिर का जो एक्ट है वो महाकाल मंदिर गर्भगृह तक ही सीमित है, किसी और शासकीय मंदिर में नहीं, और शासकीय मंदिरों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये इन्होंने ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है कि हम शासकीय मंदिर में नियुक्त कर रहे हैं या हमने मानदेय दे रहे हैं। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। यही संबंधित मैंने जानकारी मांगी है। और प्रबंध समिति का मेरा सिर्फ इतना जानना है कि प्रबंध समिति को कब से अधिकार हो गए नियुक्त करने का। प्रबंध समिति का है मंदिर की व्यवस्थाओं को देखना कि किसी प्रकार की कोई घटना ना हो और मंदिर की व्यवस्थाओं में सुचारू रूप से चलती रहे। कि हाँ, क्योंकि इन्होंने सिर्फ हमेशा सूची बताते हैं। हमारा ये कहना है कि कोई भी व्यवस्था, जो भी मंदिर होता है या ऑफिस होता है, तो उसमें बकायदा एक प्रोटोकॉल होता है, एक प्रोसेस होती है कि उसमें व्यक्ति आता है, उसकी योग्यता देखी जाती है, उसकी विज्ञप्ति निकाली जाती है, और विज्ञप्ति निकलने के बाद अगर योग्य माना जाता है तो उसको कुछ समय के लिए, उसके कार्यकाल के लिए, जिसको हम वर्तमान में ट्रेनिंग भी कहते हैं, कि ट्रेनिंग बेस पे रखा जाता है, उसको अस्थायी नियुक्ति कहते हैं। अगर वो सही माना जाता है तो फिर उसको स्थायी करी जाती है। इस तरीके से सारी व्यवस्था चलती है। पर अगर इन्होंने इस तरीके से कुछ भी करा है तो मुझे सिर्फ दस्तावेज चाहिए। अगर है तो मेरा सिर्फ निवेदन ही है कि आप कोर्ट में प्रस्तुत करें, और नहीं है तो वैसा भी जवाब दीजिए। अभी कोर्ट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का शुक्रवार दोपहर उज्जैन आगमन हुआ। उज्जैन आगमन पर प्रभारी गौतम टेटवाल व जनप्रतिनिधि विवेक जोशी, संजय अग्रवाल, बहादुर सिंह ने उनकी अगवानी की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव सम्राट विक्रमादित्य प्रशासनिक संकुल भवन में वर्चुअली बैठक लेकर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की तैयारियों की समीक्षा करने पहुंचे। इसके पश्चात मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव कलेक्ट्रेट सभागृह में सिंहस्थ कार्यों की प्रस्तुतिकरण उन्होंने यहाँ पर देखे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने नर्मदापुरम में होने वाली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की तैयारी को लेकर अधिकारियों से वर्चुअली बैठक की। इस बैठक में नर्मदापुरम संभाग के सभी अधिकारी जुड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लगातार औद्योगिक निवेश हो रहा है, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इसके बाद कहा कि प्रत्येक संभाग स्तर पर बड़े आयोजन किए जा रहे हैं, जिससे प्रदेश की संपन्नता बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि कल की रीजनल कॉन्क्लेव में प्रदेश व देश के अलावा 5 अन्य देशों के उद्योगपति भी शामिल होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सिंहस्थ महाकुंभ में क्षिप्रा नदी के जल से स्नान करने की योजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सिलारखेड़ी व सेवरखेड़ी डैम के माध्यम से बारिश का पानी स्टोर करके क्षिप्रा नदी में छोड़ा जाएगा, ताकि सिंहस्थ के अलावा पूरे वर्ष भर तक क्षिप्रा नदी प्रवाहमान बनी रहेगी। शहर में पीने के पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए हरियाखेड़ी डैम से भी पानी सप्लाई होगा। मुझे इस बात का संतोष है कि लगातार औद्योगिक निवेश, खास करके हमारे सभी युवाओं को काम मिले। युवा में भी जो तकनीकी रूप से दक्ष आईटी के, बीटेक, एमटेक या अलग अलग उच्च शिक्षा से जो शिक्षित व्यक्ति हैं या रोजगार चाहने वाले हमारे युवा मित्र हैं, सभी को सभी प्रकार की अवसर मध्य प्रदेश में उपलब्ध कराने के लिए हमने सरकार बनने के बाद औद्योगिकीकरण का एक जो अभियान चलाया है, उसमें हर संभाग पे जाकर के बड़े आयोजन करना। उस कड़ी में कल 7 तारीख को नर्मदापुरम अर्थात पुराने होशंगाबाद संभाग पर एक बड़ा रीजनल कॉन्क्लेव होने वाला है। और जिस ढंग से इसको माननीय मोदी जी ने भी हमारी नवकरणीय ऊर्जा के सभी प्रकार के यंत्रों को बनाने के लिए इसको इंडस्ट्रियल पार्क की छूट दी, जिसके माध्यम से इस इंडस्ट्री के निवेशक देश भर से, प्रदेश भर से अपनी सोलर पे, विंड पे अलग अलग नवकरणीय ऊर्जा के संयंत्र लगा सकते हैं। इनके अलावा भी जो जो इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं उन सभी के लिए साथ कल ये कार्यक्रम होने वाला है। और मुझे अभी तक का जो संतोष है, हमको 3 बार जमीन की आवंटन के लिए जो हरी निर्धारित भूमि थी उसको बढ़ाना पड़ रही है, तो रिस्पांस बहुत अच्छा है। उसके पहले आज हमने नर्मदापुरम के 3 जिलों में बात की है, हरदा, बैतूल और नर्मदापुरम, जो ऑलरेडी पहले से हमारे उद्योगपति वहाँ उद्योग जो चला रहे हैं उनको कोई कठिनाई तो नहीं है। उनकी कठिनाई का समाधान भी करते हुए और उनसे भी कहा कि वो और काम बढ़ाना चाहे तो काम भी बढ़ाएं। एक और हमारे अपने सिंहस्थ के आयोजन को लेकर के सभी साधु संतों को सबका आग्रह था कि 1980 के सिंहस्थ से लगा करके 80, 92, 2004, 2016 यहाँ लगातार गंभीर का पानी मिला करके स्नान करना पड़ रहा था। तो इसलिए जब यहाँ स्नान की इच्छा उज्जैन में होती है तो क्षिप्रा जी के जल से ही स्नान करने की इच्छा होती है। हमने इस बार की योजना बनाई है, सिलारखेड़ी, सेवरखेड़ी डैम के माध्यम से जो बारिश का बड़े पैमाने पर पानी आता है उस पानी को स्टोर करके
पूरे साल न केवल सिंहस्थ में बल्कि पूरे साल छिपरा के किनारे पर धीरे धीरे पानी बरसात के बाद छिपरा जी का ऊपर डैम से छोड़ेंगे तो हमारे सभी घाट पे छिपरा जी का पवित्र जल मिलेगा, जिससे उनकी स्नान की आकांक्षा पूरी हो। साथ ही साथ इस पानी को पीने के लिए भी हम सप्लाई करने का प्लान हमने हरियाखड़ी डैम से बनाया है। उम्मीद कर रहे हैं एक एक बूंद को सहेजते हुए नगर की आवश्यकता को भी पूर्ति करें, नागरिकों को स्नान के लिए भी मिले और सबकी भावनाओं का सम्मान हो। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सिंहस्थ के इस आयोजन में अभी तक के सारे आयोजनों में सबसे बेहतर साबित हो। आज होमगार्ड का स्थापना दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर होमगार्ड प्लाटून द्वारा प्रभारी मंत्री को सलामी दी गई। देशभक्ति और जन सेवा में जुटे होमगार्ड का आज 78वां स्थापना दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर मुख्य समारोह देवास रोड स्थित होमगार्ड परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें जिले के प्रभारी मंत्री गौतम टेंडवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान होमगार्ड प्लाटून द्वारा आकर्षक मार्च पास्ट करते हुए प्रभारी मंत्री को सलामी दी गई। वहीं आपदा प्रबंधन और बचाव कार्य की मॉक ड्रिल भी की गई। इस मौके पर संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री गौतम टेंडवाल ने होमगार्ड द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा करते हुए उन्हें बधाई दी। वहीं उत्कृष्ट काम करने वाले होमगार्ड अधिकारियों और जवानों का सम्मान करते हुए प्रमाण पत्र भी भेंट किए गए। इस दौरान निगम सभापति कलावती यादव, संभागायुक्त संजय गुप्ता, आईजी उमेश जोगा, डीआईजी नवनीत भसीन, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह और एसपी प्रदीप शर्मा मौजूद थे। हेमलता पाटीदार चौथे प्लाटून का नेतृत्व कर रही हैं। मन में राष्ट्रभक्ति का जज्बा, उमंग, उत्साह और दुश्मन को नेस्त नाबूद करने का बल अपने मन और भुजाओं में समाहित कर निरंतर कर्तव्य मार्ग पर अग्रसर हमारे नौजवान सैनिक किस प्रकार से रेस्क्यू किया जाता है उसका एक डेमो यहाँ प्रदर्शित करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। लोग मकान में फंसे हुए हैं, आग लगी है मकान में। सावधान, गेट तोड़ने की कार्रवाई। फायर सूट पहने एक हमारा जवान गेट तोड़कर अंदर घुसने का प्रयास कर रहा है और दूसरे जवान ने BS8 पहन रखा है, क्योंकि अंदर धुआं ही धुआं है और धुआं ज्यादा इधर लाने की वजह से हमारा रेस्क्यू भी मुश्किल हो सकता है। सुरक्षा एवं अन्य VIP ड्यूटी का निष्ठापूर्वक संपादन किया गया। बेरोलाल साड़ेल होमगार्ड लाइन के कार्यों का कुशलतापूर्वक संभागीय कार्यालय का उत्कृष्टता से कार्यालयीन कार्य संपादन पुरस्कृत हो रहे हैं। हवलदार रमेश चंद्र उत्कृष्ट यातायात। सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन मध्य प्रदेश 18वें स्थापना दिवस के अवसर पर होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, स्वयंसेवकों एवं इनके परिवार के सदस्यों को मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा का बल जहां एक और पुलिस एवं प्रशासन के साथ मिलकर कानून व्यवस्था एवं अन्य महत्वपूर्ण ड्यूटियों में अपना योगदान देता है, वहीं दूसरी ओर विभिन्न प्रकार की आपदाओं के दौरान कठिन परिस्थितियों में राहत एवं बचाव कार्यों का उपलब्ध संसाधन के साथ पूर्ण मनोयोग से निर्वहन करता है। राज्य में वर्ष 2014 में SDIRF के गठन के बाद से बल द्वारा लगातार आपदाओं के दौरान निरंतरता के साथ सराहनीय राहत एवं बचाव कार्य करते हुए होमगार्ड के 18वां स्थापना दिवस के अवसर पर होमगार्ड के जवानों के द्वारा यह उत्सव मनाया गया। मार्च पास्ट सलामी उत्सव हुआ। आज़ादी के बाद स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की सेना में जो सैनिक बचे थे उनको साथ में लेकर के होमगार्ड की स्थापना की गई। मेरे उज्जैन शहर में
खास करके सियासत के समय होमगार्ड के जवानों का जांबाजी का जो प्रदर्शन होता है और उस रेस्क्यू में कई लोगों के प्राण वापस बचाने का काम किया है। नदी में डूबते हुए सिकराजी में बचाने का काम भी होमगार्ड के जवानों ने किया है। साथ ही मध्य प्रदेश के यशस्वी बहुमुखी प्रतिभा के धनी बुद्धिमान हर विधा में पारंगत मुख्यमंत्री सम्मानीय डॉक्टर मोहन जी यादव के नेतृत्व में बाबा महाकाल के मंदिर में सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर भी होमगार्ड की तैनाती की गई है। मैं आज के इस अवसर पर सभी होमगार्ड के जाबाज सिपाहियों सैनिकों को और उनके साथ की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रेस्क्यू टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। ये 78वां होमगार्ड का स्थापना दिवस आज यहाँ उज्जैन में धूमधाम से मनाया गया और उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय गौतम टेटवाल जी यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में थे और जिले के और संभाग स्तर के जो शीर्षस्थ प्रशासनिक अधिकारी थे और जो जनप्रतिनिधिगण थे उन सभी का हमें स्नेह आशीर्वाद यहाँ मिला और जो 2016 का सिंहस्थ था उसको देखते हुए 2028 का जो सिंहस्थ रहेगा वह और अधिक भव्य व्यापक होगा, तो उसको सुरक्षित और आपदा मुक्त बनाना अब हमारा दृढ़ संकल्प है। और अभी थोड़े दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने होमगार्ड और एसडीआरएफ के को लेकर के जो ट्रेनिंग प्रशिक्षण है सिंहस्थ 2028 के दृष्टिगत तो उसका शुभारंभ किया था और हमारा जो लक्ष्य है कि 2028 का सिंहस्थ आए उसके पहले हमारी सारी तैयारियां पूर्ण हो जाएं और ये जो स्थापना दिवस है ये हमारे पुराने जो अतीत में जो किए गए कार्य ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं उनकी ओर हम देखें और भविष्य की जो चुनौतियां और जो लक्ष्य हैं उनको हम पहचानें। तो अभी होमगार्ड, सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ सिंहस्थ 2028 को लेकर के तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी की जैसी मंशा है कि सिंहस्थ अलौकिक होगा, अद्भुत होगा और पूरे विश्व में उज्जैन की एक अलग छवि और छाप इससे मिलेगी। तो इसको लेकर के होमगार्ड का एक बहुत बड़ा रोल होता है, बड़ी भूमिका होती है आपदा प्रबंधन में। 28 किलोमीटर लंबे घाट बनेंगे और इन घाटों पर जल प्रहरी के रूप में होमगार्ड और एसडीआरएफ सुरक्षा ड्यूटियां संपादित करेगा। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने श्री महाकाल निःशुल्क अन्न क्षेत्र व श्री महाकाल भक्त निवास व परिसर में अन्य निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने महाकाल निःशुल्क अन्न क्षेत्र के कार्यालय कक्ष में बैठक लेकर अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को प्रसाद उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर चर्चा की। उन्होंने श्रद्धालुओं को अधिक संख्या में भोजन प्रसादी उपलब्ध कराने पर प्रसाद बनाने की लागत पर भी चर्चा की। उन्होंने आय व व्यय में पारदर्शिता के लिए पंडित सूर्य नारायण व्यास धर्मशाला, मंदिर की गौशाला, वेद विद्या संस्थान, लड्डू निर्माण इकाई आदि सभी इकाइयों का अलग अलग खाते रखने के निर्देश दिए। बैठक में आकस्मिक आने वाली परेशानियों के निवारण के लिए अल्टरनेटिव व्यवस्था रखने के निर्देश भी दिए। बैठक पश्चात कलेक्टर सिंह ने श्री महाकाल भक्त निवास व परिसर में अन्य निर्माणरत कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने व श्री महाकाल भक्त निवास के संचालन को सुव्यवस्थित रखने के निर्देश भी दिए। बैठक व निरीक्षण के दौरान श्री महाकाल मंदिर प्रशासक, श्री महाकाल मंदिर प्रबंध समिति सदस्य राजेंद्र शर्मा गुरुजी, श्री महाकालेश्वर निःशुल्क अन्न क्षेत्र प्रभारी मिलिंद वैद्य, सुरेंद्र सिंह अरोरा आदि उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आयुष्मान भारत निरामयम योजना अंतर्गत 70 व उससे अधिक उम्र के वृद्ध जनों के विशेष आयुष्मान कार्ड बनाने व भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार मंडल के श्रमिकों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के निर्देशन में जिला आयुष्मान महाअभियान आज शनिवार 7 दिसंबर से प्रारंभ होगा। यह अभियान रविवार 8 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के निर्देशन में जिला आयुष्मान अभियान 7 एवं 8 दिसंबर को आयोजित किया जा रहा है। अभियान का क्रियान्वयन 7 व 8 दिसंबर को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक किया जाएगा। आयुष्मान अभियान में वृद्धजनों के विशेष आयुष्मान कार्ड एवं भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार मंडल के श्रमिकों के आयुष्मान कार्ड नगरीय क्षेत्रों की सभी 375 आंगनवाड़ी केंद्रों पर बनाए जाएंगे। आयुष्मान जिला महाअभियान अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों को 6 जोन में बांटा गया है। 54 सेक्टर अधिकारी 6 जोनल अधिकारियों के नियंत्रण में कार्य करेंगे एवं प्रत्येक
घंटे में कार्य टीम द्वारा 6 दिसंबर से दिसंबर तक हितग्राहियों के घर घर दस्तक देकर हितग्राहियों पर विशेष आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। प्रशिक्षण में आयुष्मान ऐप के माध्यम से भी ऑपरेटर आईडी या बेनिफिशियरी आईडी के माध्यम से 70 वर्ष व उससे अधिक उम्र के वृद्धजनों के विशेष आयुष्मान कार्ड बनाने का प्रशिक्षण गत दिवस दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान अभियान लॉन्च किया है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार 70 प्लस से अधिक के जो हितग्राही हैं उनके आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य किया जा रहा है। अभी तक जिले में करीब 40,000 ऐसे कार्ड्स बन चुके हैं। इसीलिए जो बचे हुए कार्ड्स हैं उनको बनाने के लिए नगर निगम क्षेत्र में 375 आंगनवाड़ी केंद्रों पर 7 और 8 दिसंबर को मेगा कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें कि पूरी टीम जाएगी, वहाँ पर बैठेगी और आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य करेगी। इसमें मोबिलाइजेशन की भी टीम इंक्लूडेड है, जो घर घर जाकर के लोगों को आमंत्रित करेगी आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए। और 7 और 8 तारीख को हमारा टारगेट है कि हम जितना भी बचा हुआ नगर निगम क्षेत्र का टारगेट है उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। इसमें मेरा आप सभी से आग्रह रहेगा कि यदि आपके घर में कोई 70 प्लस से अधिक के वृद्धजन हैं तो उनका भी आयुष्मान कार्ड बनवाएं। इसके अलावा जो श्रमिक हैं उनका भी आयुष्मान कार्ड इसमें कैंप के माध्यम से बनाया जाएगा। इसमें यह भी जानना आवश्यक है कि अगर कोई 70 प्लस का व्यक्ति है, उसका पहले से भी अगर परिवार सहित आयुष्मान कार्ड बना हुआ है तो उसको पुनः 70 प्लस कैटेगरी में आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा, जिसके माध्यम से उसे 5 लाख रुपए का अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा। तो 7 और 8 तारीख को पूरे नगर निगम उद्यान क्षेत्र में सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर कैंप लगेगा। आप लोग आएँ और आयुष्मान कार्ड बनवाएं। आज का दिन महिदपुर विधानसभा के बिनपुरा गांव के लिए बहुत ही अहम रहा। माता पिता की आंखों में संजोए गए सपने को पूरा करने के बाद चारों ओर खुशी ही खुशी बिखर गई। गांव के गरीब परिवार का बालक 31 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के बाद सेना का अंग बने अग्निवीर दिनेश कलेरिया अग्निवीर की ट्रेनिंग पूरी कर अपने परिजनों से मिले तो फूले नहीं समाये। अग्निवीर दिनेश कलेरिया भारत मां की रक्षा के लिए फौज में भर्ती होकर बेहद खुश हैं। पूरे गांव में त्योहार जैसा माहौल बना हुआ था। पूरे गांव में जुलूस निकाला गया, जगह जगह अग्निवीर का स्वागत भी किया गया। इसी क्रम में समाज सेवी विजय सिंह गौतम भी अग्निवीर दिनेश कलेरिया को बधाई देने और शुभकामनाएं देने पहुंचे। समाज सेवी विजय सिंह गौतम ने अग्निवीर दिनेश कलेरिया को पुष्पमाला पहनाकर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। साथ ही अग्निवीर दिनेश कलेरिया के माता पिता को देश सेवा के लिए अपने जिगर के टुकड़े को सौंपा गया, उन्हें भी इसकी बधाई दी गई। विजय सिंह गौतम ने देश की युवा पीढ़ी को संदेश दिया कि जब एक छोटे से गांव का बच्चा देश सेवा में जा सकता है तो आप भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर अपने माता पिता और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। कहना चाहूँगा और सबसे प्यारा धन्यवाद मेरे सभी गांव वालों को कहना चाहूँगा जो मैं इन सभी के सपोर्ट से यहाँ तक पहुँचा हूँ और मेरे माँ बाप का जो आशीर्वाद था इन्हीं की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। यहाँ के उन लोगों को बताना चाहता हूँ, उन बच्चों को बताना चाहता हूँ जो अपना जीवन उजाड़ रहे हैं, जो काम करना चाहिए देश की सेवा के लिए और अपने परिवार के लिए करना चाहिए। दिनेश हमारे लिए उदाहरण है। मैं दिनेश को इतना सैल्यूट करता हूँ, इतना सम्मान करता हूँ, उनके माता पिता का इतना सम्मान करता हूँ, उनके माता पिता के चरणों में पैर छूता हूँ, उनके चरण स्पर्श करता हूँ। ऐसे लाल को पैदा किया है आपने कि पूरे बीनपुरा का गौरव बना है। ऐसे बीनपुरा के गौरव को देखकर मैं कहता हूँ युवा पीढ़ी से कि युवा पीढ़ी सुधरे, दिनेश से ले सबक ले और दिनेश ने जिस तरह पूरे देश में इस बीनपुरे गाँव का नाम किया है, मैं दिनेश जी को पुनः एक बार बधाई और शुभकामना देता हूँ। महिदपुर के धर्मनगर कॉलोनी में रहने वाला एक 25 वर्षीय युवक पप्पू देवड़ा करीब 20 दिन पहले घर से बिना बताए कहीं चला गया था। उसके परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट महिदपुर थाने में भी दर्ज कराई थी, लेकिन अभी तक इसका कोई अता पता नहीं चला है। युवक के पिता रामलाल देवड़ा इन्होंने बताया कि उन्होंने अपने बेटे की तलाश में सभी संभावित स्थानों पर जानकारी दे दी है, लेकिन उसका मोबाइल फोन भी बंद बता रहा है। परिजनों ने अपील की है कि अगर किसी को भी गुम हुए युवक के बारे में कोई जानकारी मिलती है तो वह नजदीकी पुलिस थाना स्टेशन या फिर मोबाइल नंबर 905752
9057526645। दोबारा सुनिए 9057526645 पर सूचना जरूर दें।